आइए स्टार्ट करते हैं। 2015 का पहला और दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे, दोनों के दोनों पेपर करेंगे। पहला पेपर वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। शायद उस पर लिखा दूसरा गया बाई चांस गलती से, क्योंकि वो किताब में जिस ऑर्डर में होगा उसके हिसाब से नाम डाल दिए। बेटा देखो, अभी 2015 का पहला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों पेपर करेंगे, 1.5 घंटे की वीडियो टोटल बनाएंगे। 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन करेंगे? 90 मिनट 90 क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं भैया। आइए, an electron moving in a circular orbit of radius r make n rotation per second, the magnetic field at the center। भाई देखो, अगर n रोटेशन बन रहे हैं, बेटा देखो चार्ज पार्टिकल की जो मैग्नेटिक फील्ड आती है अगर पोजीशन वेक्टर r पे, तो वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस r बाय r क्यूब। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस r बाय r क्यूब। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा हो और आप मैग्नेटिक फील्ड निकालियो सेंटर पे, तो उसको बना दो करंट। क्या बना दो? करंट। अगर घूम रहा हो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बना तो करंट। तो बेटा कह रहे एन चक्कर मार रहा है पर सेकंड, तो एक किसी क्रॉस सेक्शन से एन बार चार्ज निकलेगा ई, तो करंट क्या हो जाएगा? एन ई, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, खत्म, खल्लास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है। 1 मोल डायटोमिक गैस है, 1 मोल डायटोमिक गैस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है बच्चा। ए से बी पे जा रहे हैं। बेटा देखो P1 V1 यहां का पता है, P2 V2 यहां का पता है, PV डायग्राम दे रखा है। तो बेटा अगर डायटोमिक गैस है कितनी? 1 मोल, तो F/2, बेटा F/2 PV होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? F/2 PV। तो बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। तो P2 V2 की वैल्यू क्या आ रही है जरा जल्दी बताइए। 6 2 12, 12 माइनस 20 माइनस 8, 8/2 4, 4 5 4 20। 2 टाइप का आंसर आना चाहिए और वो भी नेगेटिव में। 2 टाइप का आंसर आना चाहिए और वो भी नेगेटिव में, माइनस 20 किलो जूल। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके बाद x है a साइन ओमेगा टी और एक है b कॉस ओमेगा टी, सुपरपोज हो गए। कॉस का मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? जब दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन होता है तो बेटा रिजल्टेंट भी एसएचएम आता है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? दोनों के एम्पलीट्यूड को वेक्टोरियली जोड़ना होता है। जो बीच में फेज डिफरेंस होता है वो वेक्टर के बीच में एंगल बनाना होता है। आंसर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन v दे रखा है बीटा x की पावर माइनस 2n। पूछा है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। बेटा एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा dx बाई dt v dv बाई dx। क्या आ जाएगा? v dv बाई dx। अब v क्या दे रखा था? बीटा x की पावर माइनस 2n, तो पहले लिख दो बीटा x की पावर माइनस 2n, और अगला dv बाई dx। बीटा तो एक और आ ही जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 2n आ जाएगा साथ में, माइनस 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1, दैट इज माइनस ऑफ 2n प्लस 1। तो क्या बन जाएगा? 4n प्लस 1 का पावर में x की पावर में 4n प्लस 1 का नेगेटिव, x की पावर में 4n प्लस 1 का नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एल्यूमिनियम और टेल्यूरियम। बेटा देखो मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। बेटा देखो, अगर कोई कह देगा ना कि अगर एक न्यूक्लियाई है, कह देंगे एक न्यूक्लियाई है, प्लीज मेरी बात सुन ले बहुत ध्यान से। कह देंगे 2 पार्ट में फूटा और उनकी वेलोसिटीज है मान लो v1 v2, तो कह देंगे बताओ ये न्यूक्लियस का हुआ, कह देंगे न्यूक्लियर फिजन। ये क्वेश्चन है नहीं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 पे जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ टेल्यूरियम, बेटा देखो एल्यूमिनियम का जो भी रेडियस आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि बेटा a की पावर 1/3 होता है, तो बेटा इसका 27 है, इसके लिए क्या होगा? 20 आर नॉट 27 की पावर 1/3 जो कि बनेगा 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। और टेल्यूरियम के लिए 125 की पावर 1/3 मतलब 5, तो 5/3 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम का रेडियस इज टेल्यूरियम का रेडियस। पहली चीज बेटा देखो, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं r इक्वल टू आर नॉट, R1 इक्वल टू आर नॉट A1 की पावर 1/3
R2 इक्वल टू आर नॉट A2 की पावर 1/3, R इक्वल टू आर नॉट A की पावर 1/3 होता है, जिसका मास नंबर A1 है, A1 की पावर 1/3, तो डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर वेलोसिटीज का रेशियो पता है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं M1V1 इक्वल टू M2V2। अगर V1/V2 पता तो मास का रेशियो भी पता लग गया, और मास के क्यूब रूट पे रेडियस डिपेंड करता है। तो कोई कह देगा बताओ व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, वेलोसिटीज का रेशियो दे देंगे, तो बेटा वेलोसिटीज के रेशियो से मासेस का रेशियो आ जाएगा, मासेस का रेशियो आ जाएगा तो उसके क्यूब रूट से रेडियस का भी रेशियो आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बताओ क्या एक स्लिट की विड्थ हो ताकि वाईडीएससी की 10 फ्रिंजेस सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट का जो बनेगा उसमें आ जाए, वाईडीएससी की 10 फ्रिंजेस मतलब 10 लैम्डा डी बाई डी, वो सेंट्रल मैक्सिमा में आ जाए 2 लैम्डा डी बाई ए। सेंट्रल मैक्सिमा कितना मोटा होता है 2 लैम्डा डी बाई, सबका लैम्डा डी बाई होती है फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा मोटा होता है डबल, तो यहां से ए क्या आ जाएगा डी बाई 5, और डी दे रखा था 1 mm, तो बेटा डी बाई 5 क्या आ जाएगा 0.2 mm, क्या आ जाएगा बेटा 0.2 mm। अगले क्वेश्चन में पूछिए सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बताइए 2 लैम्डा डी बाई, बेटा कह रहे हैं जो दो मिनिमाज आते हैं सेंट्रल मैक्सिमा के इधर उधर उनके बीच की दूरी बताइए, क्या आ जाएगा आंसर 2 लैम्डा डी बाई ए। कह रहे हैं अगर वेरिंग क्रॉस सेक्शन का एक वायर है तो बेटा यहां से जब इधर को जाएंगे तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, बेटा I इक्वल टू NAVD, बेटा सीरीज में है करंट तो पूरे में सेम रहेगा, बेटा करंट तो पूरे में सेम रहेगा, इधर जाते जाते मेरी बात सुने ध्यान से, I तो सेम है NEAVD, N भी सेम है E भी सेम है, AV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, और J होता है सिग्मा E, J क्या होता है सिग्मा E, जहां पर J ज्यादा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां पे J ज्यादा वहीं पे, या आप कह सकते हैं जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा ही, ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा वेलोसिटी। अगर कोई कह देगा ऐसा अगर क्रॉस सेक्शन दे रखा है यहां पे आई यहां पे भी आई, करंट सेम होगा पर करंट डेंसिटी यहां पे ज्यादा होगी यहां पे कम होगी, J इक्वल टू सिग्मा ई होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा होगी यहां पे कम होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू NEAVD है, NE कांस्टेंट है, AVD, तो जहां A यहां पर ये है यहां पर A ये है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर ये है और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर जाते जाते कम होगी। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां चले गए पढ़ते पढ़ते यार, करवा देंगे यार अगले बैच के लिए। इधर बैठ जाओ ना, इधर सीट तो पूरी खाली, आ जाओ। हेलो वहां से शिफ्ट हो जाओ, जिनकी आंखों पे सूरज आ रहा है इधर शिफ्ट होके यहां बैठ जाओ भाई। हेलो बनेरू सबको इधर खिसका दो, हेलो मनीषा मेहता इधर खिसक जाओ, शंपा तन्नू मन्नू मन्नू गए जी जी नहीं है तुम्हारे आज, चलिए आइए देखिए अगले में पूछा है एक स्टार का कलर ये, एक का ये, एक का ये, बेटा कलर से क्या पता लग जाता है टेम्परेचर, कैसे लैम्डा एमटी कांस्टेंट होता है, लैम्डा एमटी कांस्टेंट होता है, और ये कौन सा लॉ है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा एमटी क्या होता है कांस्टेंट होता है, बच्चों बात सुन लो बहुत ध्यान से, लैम्डा एमटी क्या होता है कांस्टेंट, लैम्डा एमटी कांस्टेंट। तो यहां से क्या करेंगे अगर लैम्डा एम और टी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, लैम्डा एम और टी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा एम टी अगर कांस्टेंट है, लैम्डा एम इंटू टी क्या है कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट है तो बेटा जितनी कम वेवलेंथ वाला होगा उतनी टेम्परेचर ज्यादा, उतना टेम्परेचर मतलब क्या होगा ज्यादा। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। कह रहे हैं एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है,
अब बताइए कि 2 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ क्या इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएं, कि क्या एक रेजिस्टेंस लगाएं सीरीज में, ताकि इसमें 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर का ड्रॉप आए, 0.001 वोल्ट का ड्रॉप आए 1 सेंटीमीटर में। तो 400 सेंटीमीटर में क्या ड्रॉप आ जाएगा, 0.4 वोल्ट। तो इसमें 0.4 वोल्ट का ड्रॉप है बेसिकली। अरे 1 सेंटीमीटर में जो ड्रॉप आ रहा है वो पता है, तो 400 सेंटीमीटर में क्या ड्रॉप आएगा निकाल लेंगे। तो इसमें 0.4 का ड्रॉप, तो इसमें 1.6 वोल्ट का ड्रॉप, क्योंकि टोटल तो 2 वोल्ट का ड्रॉप आना है। अब अगर 4 टाइम्स ड्रॉप चाहते हो तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 8 4 जा क्या हो जाएगा, 32 ओम। इसके बाद देख लो क्वेश्चन, फिर बताता हूं। नहीं है, आगे शमीम। अगला क्वेश्चन बेटा, खाली वेलोसिटी पूछी है थर्ड ऑर्बिट में 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, जी बी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, वाई जेड एक्स भाई देखो ये आधी सेमी इनफाइनाइट है करंट, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसके कारण भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो गई किधर को, माइनस के कैप में। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस के कैप में आ गई। और इसके कारण क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 आर होती पूरी रिंग के कारण, आधी के कारण म्यू नॉट आई बाय 4 आर माइनस आई कैप, म्यू नॉट आई बाय 4 आर माइनस आई कैप। अगला P और लेमडा में ग्राफ, P इक्वल टू एच बाय लेमडा, P इक्वल टू भैया भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h बाय पी। तो P क्या हो जाएगा, h बाय लेमडा। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। कैसा ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या आता है बेटा, जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं बेटा एक पहले सेल को हमने, सेल से हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, बाद में डायरेक्ट उसको रिमूव कर दिया, तो चार्ज तो वही का वही रहेगा, चार्ज वही रहेगा। अब बेटा कैपेसिटर में चार्ज वही है, डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो पहले फील्ड थी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अब क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो E बाय के हो जाएगी फील्ड, E इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V बाय के हो जाएगा। एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से सोचेंगे क्योंकि चार्ज वही है, तो बेटा एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 बाय के टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि C तो के सी हो गया, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, तो एनर्जी U से क्या हो जाएगी, U बाय के हो जाएगी। तो एनर्जी स्टोर डिक्रीजेस के टाइम्स, ठीक है, मतलब 1 बाय के टाइम्स हो जाएगी। द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज U बाय के माइनस U, बिल्कुल सही बात है, यही आ रहा है। चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड, यही गलत है, वही पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स डिक्रीजेस के टाइम्स, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 बाय के टाइम्स हो गया है और एनर्जी भी 1 बाय के टाइम्स हो गई है। अच्छा तो वो तो दोनों सही है ना, गलत ढूंढना, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाय 4L और L क्या है 20 इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप 3V बाय 2LO। यार कह दो आगे यार, बेटा मेरे को तो समझ, बेटा सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, बोथ तरीके के हार्मोनिक, ऑड इवन दोनों, पहला V बाय 12, फिर 2V बाय 12, फिर 3V बाय 12। सेकंड ओवरटोन मतलब 3V बाय 12, सेकंड ओवरटोन मतलब 3V बाय 12। छी
यहां से लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप पूछिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 20 2 जा 40, 3 जा 120 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं म्यू है कॉट ए बाई टू, म्यू है कॉट ए बाई टू एक प्रिज्म का, कॉट ए बाई टू हो जाएगा कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। पूछा है बताइए मिनिमम डेविएशन प्रिज्म से क्या आएगा। म्यू होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। बेटा ये म्यू आता है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, और ये जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर मिनिमम डेविएशन होता है, और ये म्यू, ये कट गया। कॉस को लिख देंगे साइन 90 माइनस ए बाई टू, मतलब 180 माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम बाई टू। यहां से क्या जाएगा, डेल एम क्या आ जाएगा 180 माइनस टू ए, क्या आ जाएगा बेटा 180 माइनस टू ए। अगला क्वेश्चन दोस्त, दोस्त हाँ चलो आओ, तुम भी आओ कृष्णा पटेल, शादी में नहीं आए हो तुम यहां पे। चलो निकलेश तुम भी आओ, लोग देखे तो सही, सॉरी किसको बोला गया। आओ भाई आओ, जल्दी आओ। ये ए बार यहां से आया बी बार, अब ये और नहीं है, ये नॉर है, नॉट अलग से लगा देता हूं। यहां से आया ए, यहां क्या पहुंचेगा ए बार। अबे जल्दी आ यार, अरे ये तो बहाना है खाली, हम तो खाली मिटमोना चाहते तुमसे यार। ये ए बार ये बी बार, तो यहां क्या आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। अब यहां क्या आ जाएगा, उसका बार, नॉट है, ए बार प्लस बी बार का बार। अच्छा एक मिनट पहले तुम उधर जाओ। हां तो ए बार यहां से क्या है बी बार, तो ए बार प्लस बी बार का बार, तो बेटा क्या आ जाएगा ए बार बार ए, बी बार बार बी, ए बी। बच्चों कह दो आ गया यार, तो ए बी आ गया, मतलब ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया। कह रहे एफिशिएंसी कार्नोट की 1/10 है, इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर इफ द वर्क ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, amount of energy stored, amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature। अगर आपको याद हो ये भी 16 17 18 वाली सीरीज में एक बार हो चुका है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही आया था। एफिशिएंसी क्या होती है कार्नोट की 1 माइनस T2 बाई T1। कितने लोग चाहते हैं इसको भी डिराइव कर दूं, तो T2 बाई T1 क्या आ गया था 9 बाई 10, क्या आ गया था बेटा 9 बाई 10, और इसको लिखा था हमने 90 बाई 10T, मतलब लिखा था अलग बात है, आज भी वही लिख रहा हूं। एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाई T1 1 बाई 10, तो T2 बाई T1 हो जाएगा 9 बाई 10, 90 बाई 10T। लोअर टेम्परेचर से हीट उठाई, हीट पंप ने W वर्क किया और Q1 फेंक दी। अरे बस यार, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहे हैं इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर 10 जूल है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, वर्क डन क्या आता है Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q2 हीट उठाई, W वर्क किया और Q1 फेंक दी, Q1 माइनस Q2 आता है बेटा। Q2 हीट उठाई, W वर्क किया और Q1 फेंक दी, W आ जाता है Q1 माइनस Q2, वो हो जाता है T1 माइनस T2 डेल्टा एस। T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा T डेल्टा एस, क्योंकि 10T माइनस 90 T डेल्टा एस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 10 गिवन है। और कह रहे कितनी हीट उठाई T2 डेल्टा एस, T2 डेल्टा एस क्या हो जाएगा 90 डेल्टा एस, मतलब 90, और कितनी हीट पटकी वो क्या आ जाएगा 100। चलो पहले इधर वाला ही मिटो, ना ना पहले पहले इधर मिटो ना ना, अभी ये मेहमान है, अभी कोई नहीं चिढ़ाएगा जी। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं जब वेवलेंथ लेमडा थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v नॉट था, जब वेवलेंथ 2 लेमडा हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट हो गया। कह रहे हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। बेटा देखो लेमडा और 2 लेमडा पे तो निकल रहे हैं, तो इससे तो बड़ी ही होगी, हो बेटे की लेमडा और 2 लेमडा से तो निकल ही रहे हैं ना, उससे कम पे तो निकलेंगे ही, उससे कम तो उससे ज्यादा ही होगी, 2 लेमडा से ज्यादा ही आंसर होना चाहिए। और बाकी अगर सही आंसर निकालना है तो कैसे करें, एक्सी बाय लेमडा
माइनस फाइव इक्वल टू ईवीएस ई इंटू 3v0 और बाद में एच सी बाय 2 लैम्डा माइनस फाइव और फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है ईवी नॉट, 3 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, 3 एच सी बाय 2 लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय 2 लैम्डा माइनस 3 फाइव माइनस माइनस फाइव माइनस 2 फाइव इक्वल टू 0। यहां से फाइव क्या आ जाएगा, एच सी बाय 4 लैम्डा, क्या आ गया एच सी बाय 4 लैम्डा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या आ गई 4 लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये। कह रहे हैं भैया रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफर टू दी सरफेस इज 2 ई बाय सी। कितना आ जाएगा, कैसे बेटा, ई बाय सी मोमेंटम था, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ई बाय सी, इधर को चेंज इन मोमेंटम पूछ रहे हैं। ये सोच रहा है सॉरी बोल दी तो मेरे में इतनी ताकत आ गई बोर्ड तोड़ के उधर निकाल दूंगा भाई। चलिए आइए देखिए, हाँ तो 2 ई बाय सी हो गया चेंज इन मोमेंटम। अगले वाले में क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं टेबल में छेद कर रखा है और एक धागे से बांध के पत्थर घुमा रहे, नीचे से धागे को खींच रहे, रेडियस हाफ हो गया, एमवीआर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, रेडियस हाफ वेलोसिटी डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी हाफ एम 2v स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2mv स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है और ये 1.7 वाला डाल दिया यहां पे पानी। अब बताना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी। देखो बेटा मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। बेटा देखो कुछ कैलकुलेशन ना मेरे को तो बहुत कायदे से ना याद हो चुकी हैं। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है तो बेटा 1/f हो जाता है म्यू माइनस 1 2/r आ जाता है, 1/r1 माइनस 1/r2। और जब इक्वी कॉन्केव होता है तो 1/r1 माइनस 1/r माइनस 1/r2, तो वहां पे माइनस 2/r आ जाता है बस। तो एक बार आता है म्यू माइनस 1 2/r और एक बार आता है माइनस म्यू माइनस 1 2/r। ये कैलकुलेशन भाई बड़ी बार आती है यार। 1/f इज म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, म्यू माइनस 1 लिख लोगे। इसके लिए क्या आएगा 1/r1 1/r माइनस माइनस 1/r 2/r बनता है। इसके लिए बनेगी तो उतनी ही ना, क्योंकि रेडियस तो वही है। बस करा क्या हमने, जो इधर वाला था इसके बदले हम वो उसको इधर लेके आ गए, तो एंगल तो वही बनेगा ना प्रिज्म का, डेविएशन तो वही आएगा, फोकल लेंथ तो वही आएगी, बस नेगेटिव आएगी। तो एक में आता है 1/f आता है म्यू माइनस 1 2/r, एक में आता है 1/f म्यू माइनस 1 माइनस 2/r। मैं क्यों कह रहा हूं बेटा इन दोनों को इकट्ठा कर दो, ये इक्वी कॉन्वेक्स हो गया और ये इक्वी कॉन्केव हो गया। 1/f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1, एक के लिए 1.7 माइनस 1 0.7 2/r का नेगेटिव, और एक में क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1 0.5 और 2/r पॉजिटिव आ जाएगा इसका। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2/r कॉमन आ गया, 0.5 माइनस 0.7 माइनस 0.2 आ जाएगा। ये 1/f इक्विवेलेंट आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। आर क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 20 अपॉन 0.4 50 आ गया आंसर। समझ में नहीं आया मेरे को मालूम है, फिर से बता देता हूं 1/f होता है बेटा म्यू माइनस 1 2/r। किसके लिए होता है बेटा बताओ जरा निखिलेश, ये कॉन्वेक्स के लिए, और कॉन्केव के लिए क्या आता है म्यू माइनस 1 2/r लेकिन नेगेटिव के साथ। तो बेटा अब यहां पे दो थे तो 1/f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा 1/f1 प्लस 1/f2। तो बेटा एक में 2/r आना, एक में माइनस 2/r आना है, तो 2/r कॉमन ले लो। तो एक में म्यू1 माइनस 1 0.7 आया नेगेटिव के साथ, और एक में म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 0.5 आया पॉजिटिव के साथ। कॉन्वेक्स वाले के लिए म्यू माइनस 1 लिखा, कॉन्केव वाले के लिए नेगेटिव के साथ म्यू माइनस 1 लिखा। 2/r दोनों में आना था कॉमन ले लिया, 2 इंटू 0.2 का नेगेटिव और नीचे बेटा 20 है, तो 1/f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, f इक्विवेलेंट आ जाएगा 20 अपॉन 0.4, 4 5 20 0 का 0 50। कह दो आ गया भाई समझ में यार।
अभी भी नहीं है? मैं एक बार और बता सकता हूं वैसे। आगे अब बहुत ही शानदार तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। चलो भाई बस याला मिटो और जाओ, ऐसे ना थोड़ा सा वो अत्याचार लग रहा है यार। चलो निकलो तुम, बच जाओ, जाओ जाओ, हो गया हो गया। सॉरी एक बार और कह दो। हाँ चलो भाई रौनक तुम भी आओ, तुम भी मिटो आके। आओ जल्दी आओ, चलो चलो उठो। बैठे रहेंगे वहां पे भाई। एक आध ना वीडियो में मतलब जो लोग जिनके टॉपर्स में फोटो लगाएंगे, मतलब वो कल को कोई ये ना कहे ना झूठा रिजल्ट है, दिखाएंगे भी देखो ये तो हमारे यहाँ मिटोता भी था। हाँ ये देखिए, इधर आओ, बताओ मैं यहाँ मिटोने आया हूँ। हाँ तो चलिए बेटा बात सुनिए, यहां पर कह रहे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, इसका मास m2 है, यहां पे m1 लटक रहा है। सिंपल एटवुड मशीन सबको याद है, ये m1 होता है, ये m2 होता है, पानी का ढक्कन खोलना होता है। बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से, बेटा एक्सेलरेशन क्या आएगा? यार तुम तो बहुत ही लेजी बॉय हो यार। ये हाँ अब बेटा बताओ इस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा? m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g। भाई एक सच में मिटोने वाला ही लग रहा था खाली यार। हाँ चलिए आइए। तो बच्चों देखो बात सुनो बहुत ध्यान से। बेटा m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, m1 माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए, इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अरे भाई कह दो आगे यार। और टेंशन क्या थी? 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन क्या थी बेटा? 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा सोचो अगर म्यू के 1 हो गया तो बेटा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? m2g म्यू mg। तो वही कंडीशन आ गई m1g और m2g, और टेंशन क्या आ जाएगी? 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। म्यू के को सिंपली 1 पुट करो और बेटा देखो 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2 आंसर आता हुआ। अबे कह दो आगे यार। म्यू के को 1 पुट करो, अब देखो 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। दिख गया? दो ही ऑप्शन में से कंपेयर करना था, क्योंकि एक तो एक्सेलरेशन का यूनिट बन रहा है, फोर्स अपॉन मास तो एक्सेलरेशन हो जाएगा पहले वाले में, और चौथे वाले में तो डायमेंशनली गलत है। चलिए अगले पे चलेंगे। बेटा कह रहे हैं जब डिस्टेंस x1 पे है एसएचएम में एक पार्टिकल, एसएचएम करता हुआ पार्टिकल जब डिस्टेंस x1 पे है तो बेटा वेलोसिटी v1 है, तो v1 क्या हो जाएगा? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और जब डिस्टेंस x2 पे है तो बेटा स्पीड आ रही है v2 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? बेटा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेटा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना? तो ओमेगा यहां से निकाल लेंगे, ओमेगा को 2 पाई बाय टी के बराबर कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अरे बच्चों बोल दो आ गया यार। इसके बाद कह रहे हैं अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज मिनिमम। बेटा देखो एक शिप है जो वेस्टवर्ड चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा शिप नॉर्थवर्ड चल रहा है जो उससे 100 किलोमीटर साउथ में है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है नॉर्थ की तरफ।
अब कह रहे हैं डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, ये कहेगा मैं रेस्ट पे हूं, ये 10 पलट के दे देगा अपनी वेलोसिटी नीचे को, ये ऐसे उसको चलता हुआ दिखाई देगा। मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बेटा अगर ये 100 है और ये दोनों बराबर है तो ये 45 डिग्री एंगल हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 cos 45, 100 cos 45 क्या हो जाएगा 50√2, 50√2 डिस्टेंस कितनी देर बाद हो जाएगा बेटा, 50√2 ट्रेवल करने में टाइम चलेगा, 10 10 का 10√2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लीजिए, टाइम 5 आवर्स टाइम आ जाएगा। कितना टाइम आ जाएगा 5 आवर्स। कह दो आगे यार, नहीं है तन्नू, आगे मन्नू जी कहाँ हैं बताओ। तुम जूते छुपाओगी हैं, तुम ही जूते छुपाओगी, छुपाओगी, जूते दो पैसे लो। हाँ ये देखिए, चलिए शमा पांडे पुत्र शापापा, बेटा देखो मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ्स, एजेस ए एंड बी एंड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब दो नाइफ एजेस हैं, ठीक है। नाइफ्स आर एट डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज एट डिस्टेंस X, A से X डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है यार, A से X डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, A और B के बीच का डिस्टेंस, और नॉर्मल रिएक्शन ऑन A पूछा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा ये पूछा है, बस NB नहीं पूछा है, तो जो नहीं पूछा है उसी के अबाउट टॉर्क ले लो। W इंटू डी माइनस एक्स बराबर NA इंटू डी, NA इंटू डी इधर को टॉर्क हो गया इसके अबाउट, और W, और ये अगर X है ये D है तो ये D माइनस एक्स, W इंटू डी माइनस एक्स, NA इंटू डी बराबर W इंटू डी माइनस एक्स, बस यहां से आप NA निकाल सकते हैं W D माइनस एक्स बाई डी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है बेटा 2700 मीटर डेप्थ पे फ्रैक्शनल, बेटा कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, है ना, ये कंप्रेसिबिलिटी जो क्वेश्चन में दे रखी है। अब बेटा मेरी बात सुनो, बेटा बल्क मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब उल्टा उल्टा, तो पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा डीवी बाई वी, जो आपको निकालना है, जो आपको निकालना है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा रो जी एच। एच क्वेश्चन में गिवन है रो 10 की पावर 3, बचपन से पता है कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है, डीवी बाई वी निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। कह दो आगे यार, बेटा बल्क मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए गैसीय सिस्टम में क्या होता है बेटा पी, और एडियाबैटिक के लिए क्या होता है गामा पी, पॉलीट्रॉपिक के लिए होता है एक्सपी, पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट में क्या आता है एक्सपी। जी अगला क्वेश्चन कह रहे हैं U1 U2 वेलोसिटीज थी, दो मॉलिक्यूल्स की टकराए, उनमें से एक एक्साइट हो गया और एक्साइटेशन एनर्जी E है। अब फाइनल वेलोसिटीज V1 V2 हो गई, तो बेटा हाफ M1 U1 स्क्वायर एनर्जी थी प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर थी। अब E तो एनर्जी यूज हो गई ना एक्साइटेशन में, या आप कह सकते हो फाइनल एनर्जी क्या हो गई, फाइनल एनर्जी हो गई हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, ये थोड़ी कम आएगी क्योंकि E एनर्जी यूज हो गई एक्साइटेशन। मैं उस फॉर्म में इसलिए लिख रहा था E को उधर ले जाके क्योंकि उसमें आंसर दे रखा है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब में K क्या होता है, कह रहे टी स्क्वायर इक्वल टू K आर क्यूब में K क्या होता है। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, सेंटर की तरफ को जो फोर्स होता है GME M बाय आर स्क्वायर, ये क्या होता है M ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी का स्क्वायर इनटू आर, यहां से आ गया टी स्क्वायर is equals to 4 pi square upon GME R cube। यहां से कांस्टेंट आ जाएगा, हो गया।
कह रहे 10 ग्राम का पार्टिकल है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, उस पे एक लगाया है रिटार्डिंग फोर्स। क्या लगाया है? अच्छा, कांस्टेंट तो आ गया ना, 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम, तो जी एम के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। ऑप्शन 1। अगला क्या हो गया? अगला क्वेश्चन कह रहे 0.1x रिटार्डिंग फोर्स है, तो बेटा फोर्स जो है वो लीनियरली बढ़ रहा है, 20 से 30 गया है, 20 पे फोर्स क्या होगा 2, 30 पे क्या होगा 3, तो एवरेज फोर्स क्या हो गया 2.5 और डिस्प्लेसमेंट हुई है 10, तो वर्क डन हो गया 25। तो काइनेटिक एनर्जी 25 से कम हो जाएगी, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी थी निकाल लो, उसको 25 से कम कर दो। हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे 500 आ रही है, 25 से कम कर दीजिए, कितनी जाएगी 475। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कह रहे हैं भैया बताओ फोर्स कितना आएगा। बेटा देखो दो फोर्स आप पढ़ते हैं, एक लिफ्ट एक नेगेटिव लिफ्ट। बेटा देखो अगर ये हवाई जहाज जा रहा है, पेन दो पेन दो, जी बेटा ये हवाई जहाज जा रहा है, मैं एक्चुअली वो टॉपिक लिखते जा रहा हूं जिसको मैंने कल पेपर में देना है आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, जिस क्वेश्चन पे मैं रुक रहा हूं आप सोच के भी सोच नहीं पाओगे क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए, तो टी स्क्वायर मतलब यहां पर क्या होता है बेटा, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, नीचे प्रेशर ज्यादा आएगा क्योंकि वेलोसिटी तो नीचे कम हो जाएगी, तो हाफ रो, क्योंकि पोटेंशियल जो जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे बराबर है, तो हाफ रो वी स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा हाफ रो वी स्क्वायर, तो बेटा यहां पे प्रेशर जो आएगा बेटा वो कम आएगा, और यहां पे जो प्रेशर आएगा P2 वो क्या आएगा ज्यादा आएगा, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो जो लिफ्ट फोर्स आ जाएगा बेटा इस केस में वो क्या आ जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर P2 माइनस P1 इंटू ए। और यहां तो बेटा कह रहे हैं भैया एक रूफ है, खिड़की खुली है, वहां से हवा अंदर आ रही है और अंदर आके तो हवा रुक जाएगी, अब जो एटमॉस्फेयर के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बेटा, अंदर तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, अंदर गैस भर गई तो प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, यहां पर तो वेलोसिटी जीरो हो गई, यहां पर तो वेलोसिटी क्या हो गई, अंदर आके तो वेलोसिटी जीरो हो गई, बंद है बिल्कुल, तो बेटा यहां पर तो अंदर जीरो हो गई, तो हाफ रो वी स्क्वायर ए, ये आ जाएगा टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्या समझ में आ पाए? विरंची आया? अगला क्वेश्चन, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m r and radii r and 2r are released in space with initial separation between their centers 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision is. जी ये m मास है और एक 5m मास है, रेडियस बताना क्या क्या है, r 2r, 12r सेंटर के बीच की दूरी है, तो ये 9r हो गया, खाली और खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स सिस्टम पे क्या हो गया जीरो, ये इसको फोर्स लगा रहा है, ये इसको फोर्स लगा रहा है, खाली इंटरनल फोर्स है, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, टोटल फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट व्हिच वाज जीरो सो इट विल रिमेन जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, m1 s1 m2 s2 बराबर। तो अगर ये 5m वाला मान लो x चलेगा तो ये क्या चलेगा 5x, और पूछा 5x, 6x हो गया 9r, तो x हो गया 1.5r, 5x हो जाएगा बेटा कितना 7.5r। शमीम भाई आ गया, आओ जल्दी, ये आपके सामने आ रहे कृष्ण पटेल, अरे बस हाँ, तो कृष्णा पुत्र अगले क्वेश्चन में कहा गया है पावर बताइए,
कह रहे हैं a resistance draws power P when connected to an AC source. If an AC source, if an inductance is now placed in series with the resistance such that impedance of the circuit becomes Z, power drawn will be. बेटा पहले क्या आ रहा था VRMS, पहले तो खाली रेजिस्टर था, तो IRMS क्या हो जाएगा VRMS by R cos phi 1, पहले ये था, ये थी P, तो ये VRMS स्क्वायर क्या हो जाएगा PR, VRMS स्क्वायर क्या हो जाएगा PR। क्या ये बात समझ में आ गई है? और अब पावर क्या जाएगी P डैश क्या जाएगी VRMS, IRMS क्या हो जाएगा VRMS by Z, cos phi वो क्या हो जाएगा R by Z, तो VRMS का स्क्वायर क्या है PR, तो P R स्क्वायर बाय Z स्क्वायर। उधर वाला मिटो बोर्ड। अगले वाले में पूछा गामा, गामा होता है F+2/F, गामा क्या होता है F+2/F, गामा क्या होता है F+2/F। वाह भाई वाह, कितने दिन में कराए? 13 से लेकर 18 तक के पेपर, एक दिन 3, एक दिन 3, एक दिन 2। अगर एक महीना और मिल जाता ना, नहीं तो मैं इसको ऐसा नहीं कि इसको 10 बार कराता, फिर मैं FSTs 10 और करा। अबे जल्दी मिटो, मजाक लगा रखी है। हाँ भाई जल्दी जल्दी रफ्तार से, एक तो ये जो प्रैक्टिस में ही नहीं है बच्चे, जल्दी करो, पीछे बैठ जाएंगे। हाँ अब बेटा देखो ए बी सी, ए से सी जाने के दो रास्ते हैं, एक ए बी सी और एक डायरेक्ट ए सी। कह रहे ए बी सी में जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी है वो है 500, कितनी है 500, तो एसी में कितनी करनी पड़ेगी बेटा? क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। देखो डेल्टा यू तो दोनों प्रोसेस में सेम ही आएगा, भले ऐसे जाओ भले ऐसे जाओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वही रहेगा, पर वर्क डन इस केस में क्या आ रहा है, इतना आ रहा है, और इस केस में इतना आ रहा है, तो इतना कम आ रहा है। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया रिड्यूस कर दो, हाफ 4 इंटू 10 की पावर 4, और ये क्या बन रहा है 2 इंटू 10 की पावर -3, 40 कम, तो 500 में से 40 कम करो, कितना हो जाएगा 460। अगला एनर्जी वेलोसिटी टाइम, अगर फंडामेंटल यूनिट्स हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन या तो आप ई की पावर वैसे मान लो जैसे मैंने अभी सिखाया था, नहीं तो ये आप डायरेक्टली, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इंटू लेंथ कर दे, ये क्या हो गया एनर्जी अपॉन लेंथ स्क्वायर। लेंथ कैसे बनेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम से लेंथ का स्क्वायर, तो ई वी की पावर -2 टी की पावर -2। अगला पीएन जंक्शन डायोड है, यहां से आउटपुट लिया गया, ये आ रहा है इनपुट। भैया जब ये ऐसे वाली साइकिल आएगी तो जाने नहीं देगा, जब ऐसे वाली आएगी तो निकल जाएगी, तो आउटपुट आएगा, तो खाली आउटपुट ये वाला आएगा, नीचे वाले गायब हो जाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, कौन सा वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। 37 का आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, ऊपर वाला 5 वोल्ट, कौन सा 5 वोल्ट वाले निकल जाएंगे, और ये -5 वोल्ट वाले कट जाएंगे। अब 10 वोल्ट तो हो ही नहीं सकता ना भाई, एम्पलीफायर थोड़ी ना। क्या कह रहे हैं, इफ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन दी 4 किलोग्राम ब्लॉक, देन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कॉन्टैक्ट फोर्स 4, 2 और 1 को 3 बना दो, अरे अलग अलग बनाना तो बना लो यार। 14 लगाया, फ्रिक्शनलेस है सरफेस, 14/7 एक्सेलरेशन आ गया 2, तो इस पे जो नॉर्मल आएगा उसके कारण ये एक्सेलरेट करेगा, एन हो जाएगा 3a, ए है 2 तो नॉर्मल फोर्स आ गया 6, कितना आ गया 6। बी और सी वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल में है, तो बी और सी की रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी, बी और सी की रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी, और उनके रेजिस्टेंस है 3R और 3R/2, तो इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा 3R/3 दैट इज R।
तो ए और बी और सी के इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस हो गया बराबर, तो जो ए में ड्रॉप आएगा वही बीसी में भी ड्रॉप आएगा, तो तीनों में ड्रॉप क्या आएगा, बराबर आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप तीनों में बराबर आएगा। ये 3R, ये 3R/2, 3R/3 आ जाएगा, आर बन गया, ये भी आर और ये भी आर, सीरीज में दोनों आर है, दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप बराबर, तो बी और सी में तो बराबर होना ही था और ए के भी बराबर आ रहा है। अब कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, इसके अबाउट कितना आएगा, 3 स्फेरिकल शेल्स है, हॉलो स्फीयर्स है, क्या आता है बेटा हॉलो स्फीयर्स का, 2/3 mr², 5/3 mr², 2/3 mr² प्लस mr², 5/3, 5/3, 10/3, 10/3, 2/3, 12/3 mr², that is 4mr² इज इक्वल्स टू 3m² अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जाए तो। मैं जानता हूं पूछा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 41, उसमें समझ में आ रहा है बेटा? और नीरज मेरे दोस्त सब ठीक है बेटा? बघेल साहब आ रहे हैं समझ में? जी चमू आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ए आर, कह रहे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ए आर, रेडियली आउटवर्ड है, और कह रहे हैं एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है ए, और उसी के सेंटर से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चम्मू बेटा जिस सेंटर से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ई डॉट डीएस का समेशन क्या हो जाएगा बेटा, ई डीएस कॉस 0, डीएस का समेशन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल एरिया, क्योंकि हर जगह आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, ए आर पे ए आर है तो ए पे ए हो गई, और ये ए रेडियस का स्फीयर का एरिया क्या बन जाएगा 4πa², तो क्या बन गया ई इंटू 4πa और चार्ज एनक्लोज्ड पूछ लेंगे तो कैसे करेंगे, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पे बेटा एक क्वेश्चन है जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी पे। इसको इधर खिसका दो, खिसकाओ, हाँ उसको मिटो दो जी। बेटा जो इस पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में वो ये है, उसमें कह रहा है क्यूब है, किसी एक्स पे पड़ा है, ए साइड लेंथ का क्यूब है, तो एक एज आएगी एक्स पे और एक आएगी एक्स प्लस ए पे, ए साइड लेंथ का क्यूब है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है ना बेटा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई नॉट 1 + x/ai², और पूछा गया है बताइए चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा, पूछा क्या क्या बताइए बेटा। सबसे पहली बात क्यूब के सरफेस कितने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये वाला छठा ये वाला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड i में, तो ये जो चार सरफेस है, ये जो चार सरफेस है, एक ये जो ऊपर वाला सरफेस बनेगा उसका एरिया वेक्टर इधर को आएगा, और जो इधर वाला बनेगा उसका इधर को आएगा, ई डॉट ए 0, जो ये वाला बनेगा इसका एरिया वेक्टर नीचे को आएगा, ई डॉट ए फिर 0, जो ये वाला है उसका एरिया वेक्टर अंदर को आएगा, क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, तो ई डॉट ए कितने सरफेस के लिए 0 आएगा, 4। वो हो सकता है आपके पेपर में खाली यही पूछ ले कितने सरफेस से फ्लक्स एसोसिएटेड 0 है, वो खाली ये पूछ ले। अब इससे और इससे ही फ्लक्स आएगा, और इससे क्या आएगा, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है नेगेटिव, और इससे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है,
लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, जितना एक्स बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो बेटा यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई नॉट 1 प्लस एक्स बाय ए इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 180। ई नॉट 1 प्लस एक्स बाय ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ए स्क्वायर कॉस 180 ई डॉट ए, और इस ये आगे इस वाले सरफेस से फ्लक्स, इस वाले सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई नॉट 1 प्लस, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या, एक्स प्लस है, तो यहां पे एक्स प्लस ए पुट करना पड़ेगा, एक्स प्लस ए बाय ए स्क्वायर कॉस 0। बस अब टोटल फ्लक्स निकालने अगर, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कट क्या जा रहा है, 1 प्लस एक्स बाय ए वाली टर्म तक कट जा रहा है, तो बच क्या जा रहा है, खाली टोटल फ्लक्स में आ क्या जा रहा है, ई नॉट ए स्क्वायर। उसको क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट करके आप चार्ज इनक्लोज निकाल सकते हैं। बताया क्यों है, सेक्शन बी में हो सकता है पूछ लें, और सेक्शन ए में पूछेंगे तो किसी एक सरफेस से फ्लक्स पूछ लेंगे, 4 सरफेस से 0 है, एक से पॉजिटिव है, एक से नेगेटिव है। अगर 6 के 6 सरफेस से पूछ लिया तो आप बस ये देख लेना 4 में 0 कहां दिए, इससे ही आंसर मिल जाएगा। जी अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या कह रखा है, कह रहे पहले टेम्परेचर डिफरेंस था 10, बाद में भी 10 है, तो कह रहे रॉड से हीट करंट कितना होगा, पहले जो था वही होगा। अरे भैया का टेम्परेचर डिफरेंस वही है, हीट करंट होता है के ए डेल्टा टी बाय एल, तो एक साइड 100 और एक साइड 110, या एक साइड 200 और एक साइड 210, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हीट करंट होता है के ए डेल्टा टी बाय एल, कितना होता है, के ए डेल्टा टी बाय एल, और उसको हीट करंट को लिखने का एक तरीका और क्या होता है, डेल्टा टी बाय आर। क्या होता है बेटा, डेल्टा टी बाय आर। आर क्या होता है बेटा, 1 बाय के एल बाय ए। सीरीज में थर्मल रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं और पैरेलल में 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो जाते हैं। कह रहे हैं दो स्प्रिंग्स हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर हैं, पहले दोनों को सेम अमाउंट से खींचा, तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उसके लिए वर्क ज्यादा लगेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा बेटा जो वर्क लगेगा खींचने में, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेटा जिसका के ज्यादा होगा उसको खींचने में ताकत ज्यादा लगेगी। पहले वाले केस में WP WQ से बड़ा होगा, कह रहे हैं KP KQ से बड़ा है, दोनों को बराबर अमाउंट से खींचा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। जो आपका वर्क लगेगा किस केस में ज्यादा होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है उसके लिए आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पहले WP WQ से बड़ा है, एक बात। दूसरे में कह रहे हैं सेम फोर्स से खींचा, हाफ के एक्स स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई किया, के से डिवाइड किया, ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बाय 2k। क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बाय 2k। एफ स्क्वायर बाय 2k आ गया। यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, जिसका के कम होगा उसके लिए वर्क ज्यादा हो जाएगा। अगला बेटा पूछा है ईएमएफ कितना आएगा। बेटा देखो याद दिलाए तो बेटा BLV आता था ईएमएफ, बड़े दिन बाद आ रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है सामने। सेंटर का डिस्टेंस x है तो इसका हो जाएगा x माइनस ए बाई 2, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस ए बाई 2। बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है तो फ्लक्स को कौन सी ब्रांच कट करने वाली है, ये वाली और ये वाली। किसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसके पास में, तो इसके पास में V क्रॉस B किधर को आएगा, बेटा वेलोसिटी इधर को है, कह रहे हैं इसको इधर को लेके जा रहे हैं, तो V क्रॉस B ऊपर को, तो इसमें ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा और इसमें ईएमएफ क्या जनरेट होगा, कम जनरेट होगा। बेटा बोल दो आगे यार। इसमें B1LV आएगा, इसमें B2LV आएगा। B1LV माइनस B2LV, B1 माइनस B2LV आ जाएगा बेटा ईएमएफ। नेट ईएमएफ क्या इंड्यूस होगा, B1 माइनस B2 AV कह लीजिए क्योंकि लेंथ A दे रखी है। और B1 माइनस B2 कैसे निकालेंगे, B1 होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, यहां के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई X माइनस A बाई 2, माइनस B2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई X प्लस A बाई 2, ये आ गया B1 माइनस B2 इंटू AV कर लीजिए। अरे कह दो आ गया यार। अगला क्वेश्चन, और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, कह रहे हैं K वॉट पावर है, if the particle starts from rest the force on the particle at time t is। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इनफैक्ट मेरे को किसी भी क्वेश्चन को कम इंपॉर्टेंट कहना ही नहीं चाहिए अगर मैं पीवाई यूज कर रहा हूं। पावर अगर के है, 1 सेकंड में के एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, टी टाइम में के टी, हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। यहां से v आ गया √2 kT बाय m। अब F इंटू वी होती है पावर, और पावर कांस्टेंट है के। आप यहां से भी फोर्स निकाल सकते थे। ये क्या आ जाएगा, √Km/2t, t की पावर -1/2 में आ जाएगा। एक्सेलरेशन कोई पूछ ले, आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। v को आपने निकाला था √2kT/m, तो √2k/m t की पावर 1/2 dv/dt से एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/2 √2k/m t की पावर 1/2 -1 t की पावर -1/2। फोर्स निकालना है, फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन से, ऐसे आ सकता है। और अगर कोई कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो v dt का इंटीग्रेशन कर देंगे। t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n+1 अपॉन n+1 t की पावर 3/2 में आ जाएगा। तो हमने पहला पेपर 15 का कर लिया है। रोक दें, 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। मतलब मेरे को ब्रेक नहीं चाहिए एक्चुअली, मैं चाहता हूं आप लोग पहले रीड कर लें।